गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे ही होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपना पूरा ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि अभी सभी लोगों को पता ही है कि इस कोरोना महामारी के चलते सारे चीज़ अस्त व्यस्त हैं, सारे छात्रों की पढ़ाई भी स्थगित है। तो चलिए हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में बात किए थे कि महमूद गजनवी आक्रमणकारी कैसा था, महमूद गजनवी टॉपिक से जो जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उन सारे प्रश्नों पे हम लोग चर्चा किए थे। आज के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद गौरी पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी तमाम छात्रों को मेरे इस यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग बात करते हैं महमूद गौरी पे, थोड़ी सी चर्चा करें। तो मोहम्मद गौरी जो आज का हमारा टॉपिक है, मोहम्मद गौरी, इसको थोड़ी सी देखेंगे। देखिएगा, मोहम्मद गौरी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको सारे टॉपिकों को देख के चलना है। जैसे कि पीछे के जो भी टॉपिक है, जैसे कि एक ही टॉपिक मैंने पढ़ाया है जिसका नाम महमूद गजनवी है, उस टॉपिक को आप लोग एक बार अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। और यदि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मोहम्मद गौरी पे। देखिए, आपको एक जानकारी दे दें कि सन 1163 ईस्वी में, आपको यह डेट याद रखने की जरूरत है, बराबर एग्जामों में पूछे जाते हैं। सन 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, यह नाम थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आपको याद रखना है। सन 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम व्यक्ति जो हैं, उन्हीं ने गजनी के अधीन एक छोटी सी रियासत जिसका नाम गौर था, बात को समझिएगा थोड़ी सी, गौर, इसकी स्थापना किए थे। मैंने कहा कि 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम नामक व्यक्ति ने गजनी के अधीन एक छोटी सी रियासत जिसका नाम गौर था, उसकी स्थापना किए थे 1163 ईस्वी में। आप कहिएगा कि सर गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम कौन थे। आपको बता दें कि गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, यह व्यक्ति मोहम्मद गौरी के बड़े भाई थे। यह व्यक्ति मोहम्मद गौरी के बड़े भाई थे। आपको यह नाम हमेशा याद रखना है कि गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी के बड़े भाई थे, जिन्होंने 1163 ईस्वी में गजनी के अधीन एक छोटी सी प्रांत या रियासत की स्थापना जिसका नाम गौर था, उसकी स्थापना किए थे। अगर हम बात करें थोड़ी सी और आगे, तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम के बाद एक और नाम आता है जिसका नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, यह भी नाम थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आपको याद रखना है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। छात्रों, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम जो व्यक्ति आप नाम देख रहे हैं, इन्हीं को महमूद गौरी बोला जाता है। मोहम्मद गौरी का कह सकते हैं पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम था, या इन्हें मोइजुद्दीन भी कहा जाता था, मोइजुद्दीन भी कहा जाता था, इसको भी याद रखना है, या इन्हें मोइजुद्दीन भी कहा जाता था। तो चलिए, यह तो बात रही मोहम्मद गौरी के नामों की। आपको एक बार और रिकॉल करा दें कि सन 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम जो महमूद गौरी के बड़े भाई थे, उन्होंने गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना 1163 में किया था। और इन्हीं का छोटा भाई का नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम था, जिनको ही मोहम्मद गौरी बोला जाता है, या आप कहीं कहीं मोइजुद्दीन भी देखते हैं। तो यह तो बात हुई इनके नामों के लेके। आगे हम चर्चा करें कि मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण कैसे रहा, कब कब रहा,
इन सारे चीजों को देखेंगे। तो चलिए छात्रों, हम लोग बात करते हैं मोहम्मद गौरी का भारत में कब कब आक्रमण किया गया था, इन सारी चीजों को देखते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि बहुत सारे छात्रों का लगातार पिछले कुछ दिनों से यह मैसेज मेरे पास आता रहा और बहुत सारे छात्रों ने मुझे डायरेक्ट फोन भी किया कि सर इतिहास समझ में नहीं आती है, इतिहास को कैसे तैयार किया जाए। देखिए, आप सभी तमाम छात्रों से मैं एक अपना विचार व्यक्त करूं तो इतिहास में किसी भी तरह से रटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतिहास को आप रट के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। इतिहास को एक कहानी से कोरिलेट करके उसे हमेशा याद रखना चाहिए। आप अगर चाहें तो इतिहास को रटें, तो यह मैं राय नहीं दे सकता कि इतिहास को रट के आप प्रश्नों को हल करें, बिल्कुल नहीं। आप इतिहास को एक दूसरे से कोरिलेट करें और उन तथ्यों को बेहतर रूप से समझने की कोशिश करें। तो चलिए हम एक और डाटा यहाँ पर लिखते हैं, सन 1173 ईस्वी। यह डाटा आपको याद रखने की जरूरत है। सन 1173 ईस्वी में आपको बता दें कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जिनका नाम मोहम्मद गौरी है या मोइजुद्दीन भी है, उन्होंने गौर की गद्दी धारण किया था। गौर जो गजनी के अधीन एक छोटी सी रियासत थी, उसी का गद्दी धारण किया था। गौर का गद्दी धारण किया था, ध्यान से समझिएगा, गौर का गद्दी धारण किया। यहाँ पे आपको बात कर रहे हैं कि मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गौरी जो 1173 ईस्वी में गौर का गद्दी धारण किए या गौर का शासक बने। इसके बाद आपको हम सीधे मोहम्मद गौरी के आक्रमणों पर लेके चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपको मैंने एक और डाटा लिखा है, 1175 ईस्वी। 1175 ईस्वी, इसको याद रखना है। क्या हुआ 1175 ईस्वी में? सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। यह आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। यह आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। पहले आपको याद रखना है 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण था मोहम्मद गौरी का, पहला आक्रमण था और यह आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मुल्तान के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? तो मुल्तान के विरुद्ध था। देखिएगा, मुल्तान के विरुद्ध था। यह तो प्रश्न आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे महमूद गजनवी टॉपिक पे। महमूद गजनवी ने भारत में जैसे अपना पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और वह आक्रमण जो किया गया था 1000 ईस्वी में, वह पंजाब एवं अफगान के शाही शासक जयपाल जी के विरुद्ध किया गया था। उसी तरह मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? तो मुल्तान के विरुद्ध। आगे हम बात करें फिर एक और डाटा की, जो आता है 1176 ईस्वी का डाटा। इसमें भी आपको याद रखने की जरूरत है। 1176 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपना दूसरा आक्रमण किया था। याद रखने की जरूरत है, दूसरा आक्रमण किया था और यह आक्रमण जो है सिंध के विरुद्ध किया गया था। किसके विरुद्ध किया गया था? तो सिंध के विरुद्ध किया गया। सिंध के विरुद्ध किया गया, सिंध के विरुद्ध। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, लगातार दोनों आक्रमणों को देख रहे हैं। 1175 ईस्वी में भारत में महमूद गौरी ने अपना पहला अटैक किया मुल्तान के विरुद्ध। 1176 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपना दूसरा आक्रमण किया सिंध के विरुद्ध। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे हम एक और डाटा की बात करें तो 1178 ईस्वी का डाटा याद रखना है आपको। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का तीसरा आक्रमण था, भारत पर तीसरा आक्रमण था। और यहाँ प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको याद रखना है कि 1178 में तीसरा अटैक मोहम्मद गौरी ने भारत पर किया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यह आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो आपको बता दें कि यह आक्रमण जो किया गया था यह पाटन गुजरात के विरुद्ध था। पाटन कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में एक जगह है, उसी के विरुद्ध था। छात्रों, यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है। मोहम्मद गौरी का 1178 ईस्वी का आक्रमण पाटन गुजरात के विरुद्ध था, लेकिन यहाँ का एक शासक का नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम था मूलराज सेकेंड। यहाँ के शासक का नाम था
मूलराज सेकेंड, या उसका दूसरा नाम भीम द्वितीय भी है, भीम सेकेंड भी कहा जाता है। तो यह मूलराज सेकेंड जो यहाँ का शासक था, अर्थात पाटन गुजरात का शासक था, यह अपनी विधवा माँ नायिका देवी, यहाँ याद रखना है विधवा माँ, कौन सा, तो विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में, विधवा माँ जिसका नाम था नायिका देवी, बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, विधवा माँ जिसका नाम क्या था, नायिका देवी, उन्हीं के नेतृत्व में माउंट आबू पर्वत के निकट इन्होंने सबसे पहले याद रखना है कि किसको, तो महमूद गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था। दिमाग को सेट करिए आप लोग। 1178 ईस्वी में तीसरा आक्रमण पाटन गुजरात पर था। वहां का शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय था। इसने अपनी विधवा मां नायिका देवी जी के नेतृत्व में माउंट आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था, और इस प्रकार भारत में मोहम्मद गौरी का यह पहला हार था। कैसा हार था, पहला हार। ऐसे आपको एक और बात बता दें कि भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। आगे हम बात करें, इससे और आगे चलें तो आपको सबसे चर्चित आक्रमणों को देखना है, जिसका नाम है तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय आक्रमण। ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि सर 1191 और 1192 पे बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम एक सिलसिलेवार तरीके से बात कर रहे हैं। देखिएगा, आपको तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, ध्यान से समझिएगा बात को। तराइन का प्रथम युद्ध आपको तो पता ही है कि यह युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी। दोस्तों, इस युद्ध से पहले भी 3 युद्ध आपको याद रखने हैं। 1178 में जैसे मैंने बोला कि पाटन गुजरात के विरुद्ध आक्रमण था मोहम्मद गौरी का, लेकिन 1179 ईस्वी में, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, 1179 ईस्वी में महमूद गौरी का जो आक्रमण, चौथा आक्रमण कह सकते हैं, वह आक्रमण था, आपको याद रखना है, पेशावर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, तो पेशावर के विरुद्ध था, पेशावर के विरुद्ध। देखिएगा, 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का चौथा आक्रमण पेशावर के विरुद्ध था। और इसके आगे एक और डाटा की बात करें तो 1181 ईस्वी में, कब, तो 1181 ईस्वी में लाहौर के विरुद्ध था। एक जगह नाम को और याद रखना है, लाहौर के विरुद्ध, लाहौर के विरुद्ध था। देखिए, 1179 ईस्वी, 1181 ईस्वी, और एक और आपको डाटा याद रखना है जो 1189 ईस्वी है। 1189 ईस्वी यह आक्रमण आपको हुआ था, वह हुआ था भटिंडा पंजाब के विरुद्ध। भटिंडा कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। आप बता दें, जब भी मेट जब फिल्म देखे होंगे शाहिद कपूर जी का, उसमें भटिंडा पंजाब का नाम बहुत ज्यादा आता है, तो यहाँ याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार मोहम्मद गौरी का आक्रमण को रिकॉल कर ले। तो चलिए शुरू से हम लोग बात कर ले एक बार। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है गौर का शासक बना, अर्थात गद्दी धारण किया। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया। 1176 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना दूसरा आक्रमण सिंध के विरुद्ध किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना तीसरा आक्रमण पाटन गुजरात के विरुद्ध किया, और वहां का शासक मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा मां नायिका देवी जी के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी को माउंट आबू पर्वत पर बुरी तरह से परास्त कर दिया, और इस प्रकार मोहम्मद गौरी का भारत में यह पहला हार था। आगे हम बात करें, मोहम्मद गौरी का चौथा आक्रमण 1179 ईस्वी में पेशावर के विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी का भारत में पांचवा आक्रमण 1181 ईस्वी में लाहौर के विरुद्ध था, और मोहम्मद गौरी का भारत में छठा आक्रमण 1189 ईस्वी में भटिंडा पंजाब के विरुद्ध था। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्रों को यह बात समझ में आई होगी। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। देखिएगा, आप सभी को पता ही है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वह मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच था।
मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच था। पृथ्वीराज चौहान, आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाने में माहिर थे। इन्होंने सबसे पहले इस युद्ध में अपनी विजय हासिल की, अर्थात इसमें विजयी रहे। तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी कौन रहे? याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान जी विजयी रहे। कौन विजयी रहा? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और इसके जस्ट एक साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध भी लड़ा गया। तराइन का दूसरा युद्ध याद रखना है 1192 में लड़ा गया। तराइन का दूसरा युद्ध जो कि कब लड़ा गया? 1192 ईस्वी में लड़ा गया। और यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच था। यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच था। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच था। पृथ्वीराज चौहान के बीच था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, अर्थात इस युद्ध में विजयी जो रहा वह कौन रहा? तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। तो इस प्रकार से हम लोग तराइन का प्रथम और तराइन का दूसरा दोनों आक्रमण को देखें। तराइन का प्रथम आक्रमण 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पहला युद्ध में विजयी रहे पृथ्वीराज चौहान जी और तराइन का दूसरा युद्ध में विजयी रहे मोहम्मद गौरी जी। ठीक है, आगे हम एक और युद्ध का बात कर लें जिसका नाम चंदावर का युद्ध है। थोड़ा सा याद रखना है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, यह युद्ध 1194 में लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। गौरी वर्सेस जयचंद के बीच लड़ा गया था। जयचंद। इस युद्ध में अर्थात चंदावर के युद्ध में गौरी विजयी रहा। तो आपको बता दें कि गौरी 3 जगह आपको याद रखने हैं। सबसे पहला गौरी का हार जो हुआ था वह 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में ही हुआ था। मुलराय सेकंड ने उसे पराजित किया था। और दूसरा जो हार हुआ था वह तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। छात्रों, अब हम थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाएं तो चंदावर युद्ध जो 1194 में हुआ था जयचंद और गौरी के बीच, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वह विजयी रहा। कौन विजयी रहा? तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वह विजयी रहा। एक बात आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी की हत्या जो है 15 मार्च 1206 को हुई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु, यहां पर आपको याद रखना है यह बात, मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। यहां से एक बार प्रश्न पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई, कैसे हुई? देखिए, मोहम्मद गौरी जो है यह दाइमक नामक स्थान पर इसकी मृत्यु होती है। कहाँ होती है? दाइमक नामक स्थान पे सिंधु नदी के किनारे इसकी मृत्यु होती है। और वह मृत्यु खोखरो जाति के विद्रोह को दबाने के दौरान होती है। खोखरो जाति के विद्रोह दबाने के दौरान मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में दाइमक नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इस पैलेस का नाम याद रखना है, दाइमक नामक स्थान पर हुई थी, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। तो छात्रों, आज हम लोग बात किए मोहम्मद गौरी पे। आपको यहाँ दोनों प्रश्नों को याद रखना है कि भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। एक प्रश्न और याद रखना है कि मोहम्मद गौरी ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने तुर्की के रूप में बता रहा हूं मैं, तुर्की के उदाहरण के तौर पे मोहम्मद गौरी पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ अरबी में कलमा ही लिखवाया हुआ था। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोग बात किए मोहम्मद गौरी टॉपिक पे। कल से हम लोग इससे आगे अर्थात दिल्ली सल्तनत में प्रवेश कर जाएंगे। और दिल्ली सल्तनत का पहला टॉपिक जो है वो गुलाम वंश है, अर्थात गुलाम डायनेस्टी पे हम लोग कल से आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी तमाम छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते एक बात आपसे और कह दूं कि यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको अच्छी लगती है, मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।